चाहिए कि हमें बाहर जाने पर डर ना लगे। तो हमें उनमें शुरुआत से किन भावनाओं को भरना चाहिए कि वो महान है। जब स्त्री या नारी की जो उत्पत्ति हुई है और नारी इस सृष्टि में समान अधिकार रखती है और एक श्रेष्ठ स्थान रखती है, तो हमें बचपन से ही जानना चाहिए और मानना चाहिए और उसको जनवाना भी चाहिए अपनी बच्ची को कि वो किसी से कमजोर नहीं है, वो श्रेष्ठ है और वो महान बनने के लिए पैदा हुई है। वो कोई नॉर्मल जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुई है, वो सहन शक्ति खाली रखने के लिए पैदा नहीं हुई है, दूसरों की सेवा करने के लिए, दासी बनने के लिए पैदा नहीं हुई है। वो यहाँ पर महानता अपनी साबित करने के लिए पैदा हुई है, उसे महान बनना चाहिए। हम कहते हैं हमारी बहू बेटियां उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज, पुरुष समाज ने उसको एक संपत्ति की तरह सहेज के रखा, उसको एक क्या कहें, डेकोरेशन डॉल सुशोभित किया हुआ है, एक गुड़िया की तरह उसको अपना सब कुछ मान बैठा है और उसे कमजोर बनाकर जो रखा है घर में, इसलिए हमें उसे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर हम उसे समान अधिकार देते हैं संपत्ति में या सामाजिक रूप में या उसे खाने पीने में या उसकी बनावट में, हम कहते हैं कि हाँ तुम कमजोर हो या नहीं, अगर इन बातों में हम उसे समानता देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है तो शायद जो पुरुष कमजोर दिखते हैं बनावट से, या जो पुरुष अशिक्षित हैं, या जो पुरुष संपत्ति से उतने परिपक्व नहीं है, उतना अधिकार या संपत्ति नहीं रखते, तो शायद उन्हें भी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो हम अगर अपनी नारी शक्ति को या अपनी बहू बेटियों को समानता का अधिकार देते हैं, उन्हें सशक्तिकरण के साथ परवरिश करते हैं, उनकी हर तरह का अधिकार देके, आर्थिक, सामाजिक और खान पान हर तरह के अधिकार देकर, उनकी समानता का अधिकार देकर उनकी परवरिश करते हैं, तो शायद वो किसी तरह की कोई भी कमजोर कड़ी नहीं बनेगी, मजबूत कड़ी बनके उठेंगी। जिस तरह से झलकारी बाई थी, हमारी सावित्री बाई फुले थी, इसमें हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने खुद आगे ना बढ़कर जो नारी शक्ति थी उनके यहाँ, जो अज्ञानता से परिपूर्ण थी, उसको ज्ञान की ज्योति जलाकर, उसको क्रांति ज्योति बनाकर समाज में उतारा, ताकि वो समाज का भला कर सके। उन्होंने ये नहीं सोचा सिर्फ मेरा नाम हो, मुझे सारी सुविधाएं मिले, घर में गर्म खाना मिले, मुझे कपड़े धुले मिले, वो घर में एक सुशोभित डॉल की तरह रहे और मेरे घर की शोभा बढ़ाए, वो मेरी लाज बनती है, वो मेरे घर में रहे, मैं उसे 7 तालों में रखूंगा, मैं उसे 4 दीवारी से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं उसे चौखट नहीं लागने दूंगा। इस तरह की बांसता छोड़कर उन्होंने उसे क्रांति ज्योति के रूप में समाज में बिखेरा, जो आज समाज को उजागर कर रही है। हम सब उसके प्रतिरूप हैं कि हमें वो ज्योति आज भी मिली हुई है, ज्ञान की ज्योति जो उन्होंने विस्तारित की, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको बढ़ावा दिया। तो पुरुष समाज इस तरह के कई कार्य कर सकता है जिससे वो अपने घर की बहू बेटियों को बता सके कि तुम महान हो और तुम महान कार्य करने के लिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, ना कि घर की खाली काम करके और ये सीरियल जो महिलाओं को खासतौर पर बिगाड़ने और कलह का काम करते हैं वो देखने के लिए। तो हमने अपनी महिलाओं को मजबूत कड़ी बनाना चाहिए ताकि उसे सुरक्षा की बात सोचनी ना पड़े, उसे समान अधिकार दीजिए, उसे बाहर निकलने का मौका दीजिए, उसे राजनीति में बोलने का अधिकार दीजिए। ये नहीं कि जब राजनीति की बातें हो रही हैं या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं समाज की, तो आप चाय बना लाइए, चलिए आप अपना काम देखिए। ये चीजें हमें कहने की जरूरत नहीं है, इससे उनका मनोबल पीछे गिरता है और वो नीचे जिस स्तर पे जाना चाहती है उससे बहुत नीचे आ जाती है। वो चाहती है उसमें सम्मिलित होना, उस चर्चा में सम्मिलित होना जो समाज की है, जो पुरुष समाज करता है, पुरुष समाज में बैठना, लेकिन वो नहीं कर पाता। इसलिए हमें उन्हें मजबूती देनी है। महात्मा ज्योतिबा फुले की तरह हर पुरुष को अपनी महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए और माताओं को भी, क्योंकि माताएं खुद नहीं सोचती कि उनको अधिकार दें। अगर वो उनसे कहा जाए परिवार में आज भी कि आपको आधी संपत्ति बेटी को देनी है, आधी बेटों को, तो शायद मुझे नहीं लगता आज भी 80% जो महिलाएं माताएं हैं वो ये देने को तैयार होंगी। तो हमें उनका भी विरोध करना पड़ेगा, तो उन्हें भी आगे आना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए कि माँ बहनों और बेटियों का वही अधिकार है जो पुरुष, माता पिता और पुत्र का है। इसी के साथ मैं अपने आदरणीय, बहुत ही सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगी, धर्म प्रकाश भारती जी को, कि वो भी हमारी महत्ता और हमारी समानता के ऊपर कुछ शब्दों में अपनी महत्वपूर्ण बात रखें। मेरा निवेदन ये था कि 5 मिनट मास्टर बादल सिंह बहुत साफ खुद दे देते। जी जरूर सर, पहले आप मुझे। जी सर, पहले आप बोल लें। हेलो जी, मैं बोलूं पहले? जी जी जरूर सर, चलिए, आपको आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सर। धन्यवाद। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में
देश भर से जुड़े हमारे सभी बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं सबसे पहला धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी नन्ही सी बेटी बबीता चौहान के लिए। उन बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छा जज्बा है उस बच्ची को, बेटी को। उस पर कुदरत की, तथागत की सदैव अनुकंपा रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे और अपने मकसद में कामयाब हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माननीय निरंजरा विनोद पेपर जी को। काफी गहरा उनका चिंतन और अध्ययन है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आज की हमारी सभा की अध्यक्ष अंजू कुमारी बौद्ध जी, जो हमारे राष्ट्रीय महिला विंग की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आजाद जी का भी, बहुत सफल संचालन कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा विषय है कि चुनौतियां और जवाबदेही, महिलाओं को समान अधिकार कैसे मिले, तो इस विषय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है चुनौतियां। इसे हमें समझना होगा अलग एक पार्ट में रखकर। दूसरा विषय है इसका जवाबदेही, इसे हमें दूसरे पार्ट में रख के समझना होगा। और तीसरा है समान अधिकार कैसे मिले, इसे हमें तीसरे भाग में रख के समझना होगा। और इसे बड़ी आसानी से समझने के लिए हमें थोड़ा प्राचीन काल में जाना होगा। आर्यों के आगमन से पूर्व जब हमारे पूर्वज समूचे जम्मू द्वीप के शासक हुआ करते थे, उस वक्त क्या व्यवस्था थी, तो उसे जानने के लिए एक किताब लिखी गई है। उसका नाम है शूद्र और मैं नाम भूल रहा हूं उसका, सिंधु घाटी की सभ्यता, उस किताब का नाम है। शूद्र और और बनेक, उसके लिए शूद्र और बनेक नेवल भी होगी, डॉक्टर नेवल भी हाँ होगी। हाँ, डॉक्टर नेवल योगी ने लिखी है। तो उस किताब को यदि हम पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आर्यों के आगमन से पहले हमारे पूर्वजों की सभ्यता में नर और नारी में कोई भेद नहीं था। कोई किसी भी प्रकार का भेद नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं था, और समान रूप से दोनों बराबर के अधिकारी थे। और उस वक्त भी, आज से 8000 वर्ष पूर्व भी, हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता में गणतंत्र था। अर्थात जब आप उसको पढ़ेंगे तो कई नगरों की चेयरमैन महिलाएं हुआ करती थी, पार्षद हुआ करती थी। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि महिलाओं की ये दशा कैसे हुई। तो हमारे अध्यक्ष जी ने, अंजू बौद्ध जी ने बताया कि भाई अमुक कारण से हुई, मैं उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता। तो पहली चुनौती हमारे सामने ये है कि जिस कारण से महिलाओं के अधिकार छीने गए, महिलाओं को पशुवत जीवन जीने के लिए विवश किया गया, एक बंधुआ गुलाम का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, उस चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा। उस चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा, जिससे मैं स्पष्ट रूप में कह सकता हूं
ब्राह्मण संस्कृति या मनुवादी व्यवस्था है, उसे हमें स्वीकार करना होगा पहली बात। और केवल स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें जवाबदेही लेनी होगी। जवाबदेही जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर पहलू में जवाबदेही लेनी होगी। और जब हम जवाबदेही ले लेंगे, चुनौती को स्वीकार कर लेंगे और जवाबदेही हम ले लेंगे, अपना उत्तराधिकार हम ये ले लेंगे कि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। जिन कारणों से मुझे दासी गुलाम बनाकर रखा गया है, इन कारणों को समाप्त कर देना, इसको खत्म कर देना मेरी जिम्मेदारी है, उसको जवाबदेही हम लोग कहते हैं। जब ये जवाबदेही हम स्वीकार कर लेंगे, उसको अपने जिम्मे ले लेंगे, फिर शुरू होगा बराबर के समान अधिकारों को हासिल करने का सिलसिला। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम जब इस किस्म के महिलाओं के प्रोग्राम रखते हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी में भी अलग से प्रोग्राम रखता था महिलाओं के, तो हम अभी ऐसी चर्चा शुरू कर देते हैं जैसे कि एक परिवार में ही झगड़ा शुरू हो जाए, घर में ही झगड़ा शुरू हो जाए। तो सही इसका कारण है, सही कारण है, उस तक हमें पहुंचना होगा। जैसे केवल नारी को ही नहीं, बल्कि मनुष्य को, पुरुष को भी दास और गुलामी का जीवन जीने के लिए विवश किया गया, मजबूर किया गया, और आज भी है। हम 75वां हमने अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हम स्वतंत्र होने के 75 वर्षों में भी स्वतंत्र नहीं हैं। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। तो इस सारी समस्याओं का समाधान है संगठित होना। संगठित होना, और कहां संगठित होना? 7 लाख गांव, 12 लाख मोहल्ले बस्तियां, लगभग 12 लाख गांव मोहल्ले बस्तियों में संगठन खड़ा करना, कैडर का संगठन खड़ा करना, प्रशिक्षित संगठन खड़ा करना, और उस संगठन की ताकत पर फिर जो कुरीतियां हैं, जो असमानता है, इसको समाप्त करना। इसको समाप्त करना हम कैसे कर सकेंगे? भाषणों से नहीं होगी, नारे लगाने से भी नहीं होगी। इसका लिए इसका पूरा जो बंदोबस्त होगा वो संगठन से होगा, और संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है। मन को हमें पहले मेकअप करना होगा, माइंड मेकअप करना होगा, फिर हमको समय देना होगा। समय देने के बाद हमें बात को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। तो ये अनेक प्रकार की बातें हैं। और जब हम तैयार हो जाएंगे, महिलाएं जब हमारी तैयार हो जाएंगी, तो सुतई ये अधिकार हमको मिल जाएंगे। मान्यवर काशीराम साहब अपने भाषणों में कहते थे कि जितनी जितनी हम तैयारी करते जा रहे हैं, हमारे विरोधी उससे आगे आगे हमारी बातें पूरी करते जा रहे हैं। लगता है जब तक हम सेंटर की गवर्नमेंट में पहुंचेंगे, तब तक हमारे लिए कुछ करने को बचेगा ही नहीं। तो ये मूल बात ये है, इसको हमें रखना है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जितने भी संत गुरु हमारे पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, जिन्होंने मानवता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, उनके जीवन के संकल्पों को साकार करना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। तो मैं आज की इस वेबिनार में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि महिलाओं को हम लोग तैयार करें। पुरुषों की भी जिम्मेवारी है, उनको फ्री फ्रीडम दें। जितना फ्री फ्रीडम हम बेटे को देते हैं, उतना बेटी को भी दें। जितना भरोसा हम बेटे के ऊपर करते हैं,
उतना भरोसा हम बेटी के ऊपर भी करें। और निश्चित रूप से अगर हम भरोसा करेंगे तो बेटी बेटे से कहीं कमजोर साबित नहीं होगी। ये दुनिया के पटल पे करके हमारी बेटियों ने, हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने साबित कर दिया है। टीना डाबी ने आईएएस के बैच में फर्स्ट आकर, सबसे नंबर 1 पे आकर ये साबित किया कि बेटों से आगे वो गई। पीटी उषा ने दौड़ में सबसे आगे ये काम किया। तो इस किस्म के अनेक उदाहरण हैं। अभी हम उन पे चर्चा करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगी, लेकिन केवल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितना भरोसा हम बेटे के ऊपर करते हैं उतना ही भरोसा हम बेटी के ऊपर भी करें। जितना हम बेटे को आगे ले जाने की तमन्ना मन में रखते हैं उतनी तमन्ना हम बेटी के लिए भी मन में रखें, तो निश्चित रूप से ये असमानता जो है ये स्वतः समाप्त हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। इसे खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वयं खत्म हो जाएगी। लेकिन हमको दिल बड़ा करना होगा, विश्वास करना होगा। बहुत जल्दी हम अब शाखाएं शुरू करने वाले हैं और उन शाखाओं में लड़कों के साथ साथ अपनी लड़कियों को भी जोरो कराटे की ट्रेनिंग, लाठी चलाने की ट्रेनिंग, आप स्वयं की रक्षा के लिए क्या क्या संभव हो सकता है वो सब काम उनको सिखाए जाएंगे। तो इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सभी साथियों का, सभी वक्ताओं का। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 5 मिनट हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को भी आप जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय सर, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान रहते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हम सभी को नई नई जानकारियां प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत आप। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को, जो अपने जो विचार वो रखते हैं थोड़ा हटकर होते हैं लेकिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं चाहूंगी वो भी अपने महत्वपूर्ण विचार हम सभी के समक्ष रखें। प्लीज इनवाइट करना चाहूंगी माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी, बहुत बहुत आभार माननीय संस्थापक जी का। सभी महामानवों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखता हूं। बातें बहुत सारी विषय के अनुसार हमारे सभी विशिष्ट अतिथि गण और अध्यक्ष जी के द्वारा आ चुकी हैं और शेष बातों को कंक्लूड माननीय संस्थापक जी द्वारा किया गया है कि सब्जेक्ट को 3 खंड में रखना है। मैं भी वही बताऊंगा कि सब्जेक्ट को 3 खंड में रख रहा है। चुनौती अब आपके सामने ये है, आप इसको जवाबदारी के रूप में नहीं ले रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। वर्किंग कमेटी में होने के कारण मैं वर्क को ज्यादा तवज्जो देता हूं। पिछले लगभग 1.5 साल मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बने हो गए, लेकिन बहुत कम हमारी जो महिला विंग के कार्य होने चाहिए थे वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जवाबदारी भी आपको गहन करनी ही होगी। वो बात हम कहते हैं ना, तो वो यहाँ स्पष्ट दिखाई देने लगती है कि हम हक और अधिकार की बात सबसे पहले करते हैं, लेकिन हमारी कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है। तो ड्यूटीज की तरफ मैं थोड़ा अलग ही हटके बोलता हूं। जैसा संचालक जी ने कहा है कि ड्यूटीज भी आपकी 50% आरबीएम में शेयर होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको बार बार अवसर प्रदान करवा रहे हैं और ये असमानता जैसी कहीं भी कोई झलक देखने को देते हैं कि हम किसी भी प्रकार से भेदभाव इस संस्था में करते हैं।
हम 50% भी नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि 60% आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। जब एक बार महिलाएं मैनेजमेंट संभाल लेती हैं किसी भी संगठन का, तो फिर मैं नहीं कहना चाहूंगा कि बहन जी का मैनेजमेंट पूरा देश ही क्या विदेश भी उनका लुभाव मानता है कि उनकी सरकार लाइन से, लॉ ऑफ लाइन से कैसे चलते हैं, उनके ऑर्डर कैसे होते हैं। तो आपकी भी जवाबदारियां बनती हैं, इनको आप स्वीकार करें। और भेदभाव जैसी जो बातें बहुत सारी इधर निकल के आई हैं, तो आप उनको नकारते हुए आपके अंदर शक्तियों की असीम भंडार भरे हुए हैं, उनका आप उपयोग करें और अपने आप को 50% की दावेदारी की जवाबदारी भी सुनिश्चित करें। अगर आपने ये 50% की दावेदारी सुनिश्चित कर ली, तो फिर हमें ये जो आज विषय रखना पड़ रहा है, आज से ही अगर आप 1 साल के भीतर में आप 50% की जवाबदारी लें और आप अधिकार से कहें कि एक इतवार को अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पुरुषों की बैठक हो रही है, तो अगले इतवार को महिलाओं की भी कार्यकारिणी की बैठक होना चाहिए। जब संडे की बैठक होती है तो उसमें 100 तो पुरुष होते हैं, 40-50 बच्चे होते हैं और 20-30 महिलाएं होती हैं। संडे की मीटिंग में हमारा ऐसा ही स्कोर जाता है 175, 160, 170। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगले संडे को आप उसमें भागीदारी सुनिश्चित करके आप हमें बताएं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने आपकी जवाबदारी को स्वीकार कर लिया है और आपने जवाबदारी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। और जब आप कार्य करेंगी तो जो समस्याओं के ऊपर यहाँ वर्णन किया गया है, ये समस्याएं सभी महिलाओं तक जाएंगी और उनको कार्य करने की आपसे प्रेरणा मिलेगी। आपके पास अवेयरनेस करने के लिए बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं और जितने अच्छे तरीके से आप माता बहनों को समझा देंगी, उतने अच्छे तरीके से हम नहीं समझ पा सकते, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग उनसे बहुत अच्छी मिलेगी, हमारी ट्यूनिंग कम मिलती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप चुनौती समझकर जवाबदारी का भी वहन करें, तो हमारी समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपका सर। वाकई आपके विचारों को सुनकर भी कुछ अलग ही हमें प्रेरणा मिलती है। और आपने कहा है कि हम इतने श्रेष्ठ हैं, इतने महान हैं कि हम अपनी असीम शक्तियों को यूज करके अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को काफी हद तक हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका याद दिलाने के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसा ही हो। इसी के साथ आज की वेबिनार का समय हो चुका है और मैं चाहूंगी इसका समापन जैसे होता है